नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक थपलियाल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे तद्धित प्रत्ययों के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने एक प्रत्यय प्रकरणम नाम की सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने जाना कि प्रत्यय कहते किसे हैं, क्या होते हैं प्रत्यय और उसके प्रकारों को जाना। जैसे कि हमने कृत प्रत्यय के बहुत सारे प्रकारों को पढ़ा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, कृत प्रत्यय के प्रकारों को पढ़ लिया हमने, वो खत्म हो गया। अब हम तद्धित प्रत्ययों को पढ़ेंगे, उसके प्रकारों को उसी प्रकार विस्तृत रूप से पढ़ेंगे जैसे हमने कृत प्रत्ययों को पढ़ा। तो दोस्तों, जैसे हम बता चुके हैं, पूरी सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जिन्हें प्रत्यय समझने में दिक्कत होती है उनको इस वीडियो से मदद मिल सके। ठीक है, इस पूरी सीरीज से मदद मिल सके। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि तद्धित प्रत्यय किन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, मुझे लगता है कि आपको याद होगा कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं। जो धातुओं के साथ जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब आया है कि शब्दों के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होते हैं। वो सुबंत भी होते हैं, सुप प्रत्यय, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, शब्द रूप बनाने के लिए होते हैं। वो गिने चुने 21 होते हैं वो निर्धारित, लेकिन ये होते हैं जो अनिश्चित होते हैं, जिनकी संख्या निर्धारित नहीं है, बहुत सारे होते हैं ये तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो कहते हैं, इसको आसानी से समझिए कि वे प्रत्यय जो धातुओं को छोड़कर अन्य सभी शब्द, कैसे शब्द, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि, इन सभी के अंत में जो जुड़ते हैं, इनके साथ जुड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, और इन प्रत्ययों के साथ जुड़ने के बाद जो पद बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो तद्धितांत पद कहलाते हैं। जिसका सिंपल अर्थ क्या है, साधारण अर्थ, तद्धित प्रत्यय हों जिन पदों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में या पदों के अंत में, वो तद्धितांत पद कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं। अब दोस्तों, इन्हीं के विषय में एक महत्वपूर्ण बिंदु और है कि जैसे हमने कृत प्रत्यय में पढ़ा था कि उनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। ठीक है, अनिश्चित है। वैसे ही तद्धित प्रत्ययों की भी कोई निश्चित संख्या नहीं है, वो भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे कुछ महत्वपूर्ण तद्धित प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, जैसे हम कृत प्रत्ययों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों, आता है मुख्य विषय। जो आज की वीडियो में हमने दो प्रत्यय लिए हैं, जो तद्धित प्रत्यय के दो प्रकार लिए हैं, वो कौन कौन से लिए हैं, वो हमने लिए हैं तरप और ईयसुन प्रत्यय। ठीक है, तरप एवं ईयसुन, इन दो प्रत्ययों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इनको साथ में पढ़ेंगे क्योंकि इनका एक ही सूत्र है, एक साथ इनको पढ़ा जाता है, इसलिए हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इनका एक सूत्र है। क्या है वो सूत्र? है द्विवचन विभज्योपपदे तरबीयसुनौ। क्या सूत्र है दोस्तों? द्विवचन विभज्योपपदे तरबीयसुनौ। उच्चारण अच्छे से करना है सबको, उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी भाषा में। अब इसकी संख्या क्या है, सूत्र संख्या? तो दोस्तों, जो 5वें अध्याय का, अष्टाध्यायी के, किसके, अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के तीसरे पाद का 57वां सूत्र है। ठीक है, आप संख्या याद रखनी पड़ती है क्योंकि जो बड़ी स्तर की परीक्षाएं होती हैं संस्कृत की, उनमें क्या होता है, सूत्रों की संख्या भी पूछी जाती है कभी कभी, कौन से अध्याय के कौन से पाद का सूत्र है। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई बड़ी परीक्षा देने वाले हैं तो उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रत्ययों के लिए। द्विवचन विभज्योपपदे तरबीयसुनौ, ये जो तरप और ईयसुन प्रत्ययों का सूत्र है, इसकी क्या संख्या है, अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के तीसरे पाद का 57वां सूत्र। दोस्तों, अब हम जानते हैं, आइए इस सूत्र का अर्थ क्या है। तो इस सूत्र में क्या कहा गया है, बहुत ही साधारण सी बात है, सामान्य रूप से समझिए। तो परिभाषा है जो लिखनी होती है, बाकी समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी किन्हीं दो में तुलना की जाती है, ठीक है, तुलनार्थक अर्थ में, जब भी किन्हीं दो चीज़ों में तुलना की जाती है तो क्या होता है, तुलना करते समय उनमें से किसी एक की विशिष्टता बताने के लिए, एक को अलग दिखाने के लिए, उसमें कुछ वैशिष्ट्य दिखाने के लिए उसका क्या होता है, तरप और ईयसुन प्रत्ययों से जुड़े हुए पदों का प्रयोग किया जाता है। मतलब विशिष्टता दर्शाने के लिए जो प्रत्यय होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तरप और ईयसुन प्रत्यय होते हैं। केवल दो में से किसी एक की विशिष्टता, जब कई सारों में से, कई सारे लोगों में से किसी एक की विशिष्टता दर्शानी हो तो वहाँ पे तमप और क्या बोलते हैं, इष्ठन प्रत्यय आते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम तरप और ईयसुन प्रत्यय पढ़ रहे हैं जो केवल दो में से किसी एक की विशिष्टता दर्शाने वाला काम करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, जैसे सोमेशः सागरात लघुतरः लघीयान अस्ति, मतलब सोमेश जो है वो सागर से छोटा है, लघुतरः, लघु मतलब छोटा है। ठीक है,
अब लघुतर वो तरप प्रत्यय से बना है और लघियान जो है वो क्या बोलते हैं ईयसुन से बना है, ईयसुन प्रत्यय से। कैसे बना है, क्या प्रक्रिया है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। अभी ये जानिए कि जिससे हम तुलना करते हैं, मतलब जैसे सागर से छोटा है तो सागर से तुलना की, तो जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा पंचमी विभक्ति में होता है पद, ठीक है। इसलिए सागरात जो पद है, सागर जो पद है वो पंचमी में लगा है, सागरात। बाकी दूसरा तो जिसकी तुलना करते हैं वो तो प्रथमा में होता ही है पद, ठीक है। जिससे तुलना करते हैं बस ये मुख्य है जानने वाले यहाँ कि वो पंचमी में होगा। अब दोस्तों इन्हीं प्रत्ययों के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो ये जानिए कि जो तरप प्रत्यय होता है उस देखो इंग्लिश भाषा में ना 3 पद होते हैं, 3 प्रकार की डिग्रियां होती हैं, ठीक है। जिनमें से एक होता है कंपैरेटिव और एक होता है सुपरलेटिव, ठीक है। अब कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो क्या होती है, तरप प्रत्ययों के लिए प्रयोग की जाती है, मतलब कंपैरिजन करना, ठीक है। दो में कंपैरिजन करना, जो कंपैरिजन होता है तुलना के रूप में, वो तरप प्रत्यय के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं जो सुपरलेटिव होता है वो तमप प्रत्यय के लिए प्रयोग किया जाता है। अब उसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। यहाँ जो है वो सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री की बात होनी है जो तमप प्रत्यय है, ठीक है। अब इसके विषय में और भी बिंदु हैं, जैसे तरप प्रत्यय जो होता है वो क्रिया शब्दों से भी होता है। क्या होता है, क्रिया शब्दों के साथ भी होता है तरप प्रत्यय। लेकिन जो ईयसुन प्रत्यय होता है वो केवल और केवल गुणवाचक शब्दों के साथ ही होता है, वो क्रिया शब्दों के साथ नहीं होता, वो केवल गुणवाचक शब्दों के साथ होता है। तरप क्या होता है, वो क्रिया शब्दों से भी होता है। ऐसे ही क्या है, दोनों प्रत्ययों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तीनों में इनके रूप चलेंगे। कैसे चलेंगे वो हम अभी समझते हैं, पर तीनों लिंगों में चलेंगे, ये ध्यान रखिए। अब दोस्तों अगला बिंदु जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। जैसे तरप प्रत्ययांत पदों के रूप निम्न प्रकार से चलते हैं। अब देखिए दोनों प्रत्ययों के जो रूप चलते हैं तीनों लिंगों में उनका थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है, अंतर है थोड़ा बहुत। क्या अंतर है वही हम यहाँ समझेंगे। सबसे पहले लेते हैं तरप प्रत्यय को। तो तरप प्रत्ययांत जो पद होते हैं उनके रूप कैसे चलते हैं, किस किस लिंग में, तो पुल्लिंग में जो है वो राम के जैसे चलते हैं। कैसे, जैसे रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, ऐसे करके रूप चलते हैं। वहीं आते हैं स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में कैसे चलते हैं, वो लता के तरह चलते हैं, लता के अनुसार। कैसे, लता लते लताः, लताम लते लताः, ऐसे करके, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन से में किस तरह के चलते हैं। जैसे इनके रूप चलते हैं वैसे ही आप तरप प्रत्यय के प्रत्यांत पदों के रूप भी चलाओगे। अब आता है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में किसके प्रकार चलते हैं, उसमें चलते हैं ज्ञान की तरह। यशस गलत लिख दिया, ज्ञान की तरह चलते हैं, ठीक है। यशस क्या होता है, ईयसुन में होता है, इस पे ध्यान मत दीजिए। ज्ञान की तरह चलते हैं, ये ध्यान रखिए। ज्ञानम के रूप कैसे चलते हैं, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, इस प्रकार से क्या होते हैं, इसके रूप चलते हैं नपुंसक लिंग में, किसके, तरप प्रत्ययांत पदों के। ध्यान रखिएगा ये चीज। अब दोस्तों अगला बिंदु है हमारा ईयसुन प्रत्ययांत जो पद होते हैं उनके रूप किन की तरह चलते हैं। तो आप जानिए कि ईयसुन जो प्रत्ययांत पद होते हैं पुल्लिंग में उनके रूप राम की तरह ही चलते हैं, जैसे तरप प्रत्ययांत पदों के चलते हैं, ठीक है। राम की तरह चलते हैं वो हम देख चुके हैं। स्त्रीलिंग में वहां लता की तरह थे तरप के, यहाँ किस में है, ईयसुन प्रत्ययांत पद नदीवाची चलते हैं, ठीक है, नदी की तरह चलते हैं। नदी के रूप कैसे होते हैं, नदी नद्यौ नद्यः, नदी नद्यौ नद्यः, ऐसे करके रूप चलते हैं ना, इसी की तरह है, ठीक है, स्त्रीलिंग में। और नपुंसक लिंग में कैसे होते हैं ईयसुन प्रत्ययांत पद, वो यशस की तरह चलते हैं, ठीक है। कैसे, यशः यशसी यशांसी, यशः यशसी यशांसी, इस प्रकार से क्या होते हैं नपुंसक लिंग में ईयसुन प्रत्ययांत पदों के रूप चलते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये कि इनका कौन कैसे कैसे पद बचते हैं। जैसे होता है ना क्या बोलते हैं, इत संज्ञा लोप की प्रक्रिया होती है, जो अनुबंध लोप कहा जाता है जिस प्रक्रिया को, जिसमें इत संज्ञा करके लोप किया जाता है। लोप विधायक प्रक्रिया जो होती है उसे अनुबंध लोप की प्रक्रिया कहा जाता है। तो कैसे होती है, जैसे तरप जो पद है उसका जो पकार है अंतिम पकार, और ईयसुन का अंतिम कौन सा है, नकार, न, ठीक है, न वर्ण। इन दोनों की जो इत संज्ञा होती है वो एक ही सूत्र से होती है, वो कौन सा है, हलंत्यम सूत्र। क्या कहता है, किसी भी उपदेश के अंत्य हल जो होता है, किसी भी पद का अंत्य हल, उसकी इत संज्ञा किससे होती है, हलंत्यम से। तो इनकी भी वही हुई है, पकार, तरप के पकार की और ईयसुन के नकार की हलंत्यम से इत संज्ञा होके, और उसके बाद ईयसुन में जो स में ऊ है, उकार, उसकी भी इत संज्ञा हुई है, किससे, उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से। किससे, उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से। इत जो सूत्र है
उससे इत संज्ञा होती है उकार की, ठीक है, जो स में है। और इसके बाद क्या है, जितने भी वर्ण हमने अभी तक क्या किए हैं, इत संज्ञा के वर्ण किए हैं, जैसे पकार, नकार और उकार, इन सब के इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाएगा। और किस सूत्र से? सभी जानते हैं कौन सा सूत्र है, तस्य लोपः, लोप विधायक एकमात्र सूत्र, ठीक है, इससे लोप होता है। अब इसके बाद अंततः जो बचता है वो क्या बचता है, तरप प्रत्यय का तर बचता है और ईयसुन प्रत्यय का ईयस बचकर ये जो हैं शब्दों के साथ जुड़े हुए ये दिखाई देते, धातुओं के साथ नहीं, शब्दों के साथ। धातु शब्द जो प्रत्यांत पद होते हैं वो होते हैं, ठीक है, इनके साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। अब दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये समझ जाओगे तो आगे आपको बाकी उदाहरण समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। देखो, जब लघु एक पद शब्द लिया हमने, ठीक है, अब लघु शब्द के साथ हम दोनों प्रत्यय जोड़ेंगे और उनके रूप कैसे बनते हैं वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। लघु के साथ अगर हम तरप प्रत्यय जोड़ेंगे तो तरप का क्या बचता है, उसका बचता है तर, ठीक है, प का लोप हो जाता है। अब दोस्तों हमने जितना सब कुछ बातें की हैं उसको हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर आप ये उदाहरण समझ जाओगे ना, आगे के सारे उदाहरण समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, बाकी सब भी आसानी से समझ आ जाएंगे। इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे हमने लघु एक शब्द लिया, ठीक है, अब लघु के साथ जब हमने तरप प्रत्यय जोड़ा तो तरप के प का तो वो हो गया, इत संज्ञा होके लोप हो गया, ठीक है, बचा क्या, तर। अब इस तर को जब जोड़ा तो इसके साथ लघु तरह बना, ठीक है, विसर्ग लगा के क्या रूप बना, लघु तरह। अब ये तो ऐसा है, सिंपल है, ये ऐसे ही रहता है, ज़्यादा बदलाव नहीं है इसमें, मेहनत लगती है ईयसुन प्रत्यय में, ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा आप, इसे समझ जाओगे तो आगे के इसके प्रकारों को भी समझ जाओगे और शब्दों के साथ कैसे जुड़ता है। इसमें थोड़ी मेहनत है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी। जैसे लघु पद है, लघु जो शब्द है हमारा, उसके साथ हमने ईयसुन प्रत्यय जोड़ा, ईयसुन का क्या बचता है, ऊ और न का तो लोप हो जाता है इत संज्ञा होके, ठीक है, जो हमने पढ़ चुके कौन कौन से सूत्रों से, याद रखिएगा, सूत्र भी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सूत्र। अब उसके बाद आता है हमारा ईयस बचता है, ठीक है, क्या बचता है, ईयस बचता है, ईयसुन का। तो लघु धन ईयस जब जुड़ता है तो एक सूत्र आता है टेह, ठीक है, टेह जो सूत्र है उस सूत्र के अनुसार क्या कहा गया है कि जब भी ईयसुन और इष्ठन प्रत्यय होते हैं, ठीक है, तो उनसे परे जो भी क्या बोलते हैं स्वर होता है ना अंतिम, उसकी क्या होती है, उसका लोप हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, टेह सूत्र है जिसके अनुसार कहा गया है कि जब ईयसुन और इष्ठन प्रत्यय होते हैं पर में, किसी स्वर वर्ण के पर में, किसी क्या बोलते हैं शब्द के बाद में क्या होते हैं, ईयसुन और इष्ठन प्रत्यय होते हैं, तो उस शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसका क्या हो जाता है, स्वर वर्ण, उसका लोप हो जाता है। ये कुछ नहीं हटेगा या बदलाव नहीं होगा, सीधा हट जाएगा, लोप। तो ये ध्यान रखिएगा, बचता क्या है, लघ, लघ बचा, ऊ तो चला गया टेह सूत्र से और ईयस, तो अब जो है लघीय बना तो इससे बन गया स, अब लघीयस, इन दोनों को जोड़ के लघीयान बन जाता है, ईयसुन का जो उदाहरण होता है। शब्द सिद्धि होती है बहुत बड़ी, लेकिन आप यहाँ इतना समझिए कि लघु के ऊ का लोप हो गया, किससे, टेह सूत्र से, महत्वपूर्ण सूत्र है। और लघ धन ईयस जुड़ के क्या होता है, प्रक्रिया करके लघीयान पद बनता है अंत में, ईयसुन में लघीयान, ऐसे पद चलते हैं, ठीक है। अब तरप के साथ जोड़ने पर लघु का लघु तरह बना, ईयसुन के साथ लघीयान बना, ऐसे ही बाकी उदाहरण आप समझ जाएंगे अगर इसे समझ चुके हो तो। आइए दोस्तों, अब हमने क्या वो इतना सब कुछ तो पढ़ लिया इसके बारे में, अब इसके कुछ उदाहरणों को देखते हैं, ठीक है। एक उदाहरण हम समझ चुके हैं, अब आगे मेरे को उम्मीद है कि आसानी होगी थोड़ी आप लोगों को समझने में, और बहुत आसानी होगी अगर आपने ध्यान से देखा है उस उदाहरण को, ठीक है। तो अब आते हैं आगे, जैसे हमारा पद है एक पटु, ठीक है, लघु हमने पढ़ लिया। अब जो पटु शब्द है इसके साथ जब हम तरप प्रत्यय जोड़ेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं इसके पकार की संज्ञा होकर लोप हो जाता है, बचता है तर, तो यहाँ विसर्ग और लगा देंगे और पटु तरह हो जाएगा, ठीक है, तरप प्रत्यय के साथ जो प्रत्यांत पद होगा। और जब इसी के साथ ईयसुन प्रत्यय को जोड़ेंगे तो ईयसुन का जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, पटु के जब भी ईयसुन और इष्ठन प्रत्यय होते हैं तो टेह लग जाता है ना सूत्र, टेह से क्या होता है, शब्द का जो अंतिम स्वर होता है वो हट जाता है, ठीक है, वर्ण। तो क्या हो गया, ऊ हट गया, पट बचा, पट के बाद पटियान बन गया, ईयसुन, ईयस जुड़ने के बाद, ठीक है, इसके भी नकार का और उकार का लोप हो जाता है, ठीक है, ये दोनों हट जाते हैं, बचा हमारा ईयस, उससे पटियान बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है साधु शब्द, साधु के साथ जब हम तरप जोड़ेंगे तो उसका तर बच के साधु तरह हो जाएगा, विसर्ग और लग के। ईयसुन के साथ भी वैसी ही प्रक्रिया करके क्या बन जाएगा, ऊ का लोप हो जाएगा, टेह सूत्र से साधियान बनेगा फिर जब जोड़ देंगे। फिर एक होता है दूर शब्द, ठीक है, दूर के साथ जो होता है वो तरप में तो साधारण वही बनता है, ठीक है, दूर तरह,
दूर तरह बनता है। अब ईयसुन जब जोड़ते हैं, देखो सारी मेहनत क्या है, ईयसुन प्रत्यय में ही है। तरप के तो रूप बन जाते हैं आसानी से। ईयसुन में क्या है, अब र तो इसमें हट जाता है और जो द का ऊ है उसका क्या होता है, पहले गुण संज्ञा होकर फिर क्या हो जाता है, अयादि हो जाता है। तो गुण और अयादि दोनों हो जाते हैं तो दव हो जाता है, ऊ का अव बन जाता है अंत में, ऊ का ओ होने के बाद ओ का अव। ठीक है, बनता क्या है, दवीयान। ईयसुन का है ना ईयस, तो ऐसी दवीयान बनता है। अब त्रिप, त्रिप जो हमारा शब्द है उसमें जब तरप जोड़ेंगे तो त्रिप तरह बनता है। ठीक है, त्रिप वैसा का वैसा ही आता है, तर जुड़ जाता है और विसर्ग। अब यही ईयसुन में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, त्रपीयान बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें तो स्वरवर्ण है ही नहीं तो उसका तेह सूत्र लगेगा ही नहीं। ठीक है, इसमें बाकी प्रक्रिया है। लेकिन इसके बाद एक प्रिय शब्द आता है, प्रिय शब्द के बाद तरप में तो ऐसा का ऐसा ही आ जाता है, प्रिय तरह। ठीक है, ईयसुन में क्या होता है, प्र का जो ई है उसका गुण हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, गुण तो अधिकतर होता है, हमने बहुत सारे प्रत्ययों में देखा है, यहाँ भी होता है। तो क्या बन जाता है, प्रेयान बन जाता है। ठीक है, ईयसुन में प्रेयान बन जाता है, ए हो जाता है ई का। तो ये ध्यान रखिएगा इन उदाहरणों को। अब दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं इसके, क्या बोलते हैं, तरप और ईयसुन के। जैसे गुरु, गुरु जो हमारा शब्द है उसके साथ जब हम तरप प्रत्यय जोड़ेंगे तो गुरु तरह बनता है। ठीक है, और जब हम ईयसुन जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, ऊ का, जैसा हमने पढ़ ही चुके हैं, टेह सूत्र लगा दो, गरियान हो जाएगा। कैसे हुआ आपको पता है, प्रक्रिया बता रखे हैं पीछे। ऐसे एक क्षुद्र है। ठीक है, क्षुद्र का क्या होता है, इसमें क्या बोलते हैं, तरप के साथ जोड़ने पर तो क्षुद्र तरह होता है, ऐसा का ऐसा ही होता है, तरप तर जुड़ जाता है और विसर्ग। इसमें क्या होता है, ईयसुन में वहाँ कुछ अलग कर देते हैं। अब इनको हमेशा कुछ अलग करने की आदत है, हर पद को बदल देते हैं। ठीक है, हर शब्द को। तो चलो इनकी भी मान लेते हैं। जैसे क्ष का जो ऊ है उसका तो ओ हो जाता है, गुण हो जाता है। ठीक है, लोप नहीं हो रहा है यहाँ, क्योंकि गुण हो जा रहा है, क्योंकि अंतिम नहीं है। ठीक है, शब्द का अंतिम वर्ण नहीं है, इसलिए इसका क्या होगा, लोप नहीं होगा, टेह नहीं लगेगा यहाँ, इसका गुण हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उसके बाद द का अंदर जो र है वो तो हटा देते हैं ये, तो क्या बन जाता है, क्षोदियान बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्षोदियान, उच्चारण सही होना चाहिए। अब एक वृद्ध आता है शब्द, वृद्ध का जब हम तरप में करते हैं तो वृद्ध तरह होता है, वहीं हम ईयसुन में करते हैं तो ये तो बदल ही देता है भाई, सबको बदल रहा है, यहाँ तो पूरा ही बदल दिया। वृद्ध के क्या कर देता है, वर्षीयान या ज्यायान। अब एक सूत्र आता है जिसके अनुसार क्या होता है, वृद्ध जो होता है उसकी जगह पे ज्या आ जाता है। ठीक है, प्रशस्य होती है संज्ञा, प्रशस्यतर, उसके स्थान पर क्या होता है, फिर ज्या आ जाता है, ज्या आदेश हो जाता है। ध्यान रखिएगा, सीधा ये ध्यान रखिए, ज्या आ जाता है, बस ज्या आ गया, ज्यायान बन गया। ठीक है, अब इसमें उसके बाद क्या होता है, ई सुन के ई का आ हो जाता है। ठीक है, वो भी एक सूत्र लगता है जिसमें आ हो जाता है, तो ज्यायान बन जाता है उससे। ठीक है, ई का आ होके। ऐसे ही एक महत है, महत का क्या है, महत में जो हम तरफ जोड़ेंगे तो महत तरह बनेगा। ठीक है, वहीं हम ईयसुन में जोड़ें तो ये तो त हटा ही देता है भाई, बोलता है हमें रखना ही नहीं है, हम उतना ही रखेंगे जितना हमें ज़रूरत है और बदल के रखेंगे, तो इन्होंने महियान कर दिया। ठीक है, कैसे बनाए वो हम पूरी प्रक्रिया आपको बता चुके हैं। ये उदाहरण है, इनके माध्यम से कहीं भी आप ऐसे उदाहरण देखें, ये प्रक्रिया लगाएं, ऐसी प्रक्रिया लग रही है, समझ लो वहाँ तरप या ईयसुन प्रत्यय है। अब दोस्तों हमने तरप और ईयसुन प्रत्ययों को पढ़ लिया, पूरी प्रक्रिया समझ ली, उदाहरण भी देख लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे, नहीं समझ आए तो ये देख लो। अब वाक्य प्रयोग सिखा देते हैं हम आपको, वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं वाक्य, मतलब जो तरप और ईयसुन प्रत्ययांत पद होते हैं उनका वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों पहला उदाहरण जो हम लेंगे तो क्या लेंगे, वो होगा गणेश मुकेश से अधिक प्रिय है। ठीक है, किसको है वो बात अलग है, वो छोड़िए, गणेश मुकेश से अधिक प्रिय है, इसका हमें क्या करना है, तरप और ईयसुन प्रत्ययांत पदों के द्वारा वाक्य बनाना है। तो इसका बनेगा गणेश है, तो कौन है, गणेश है, तो कौन में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, गणेशः। अब किससे, मुकेश से। हमने पढ़ा था कि जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी होती है। ठीक है, जिससे विशिष्टता दर्शाई जाती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो मुकेश से कर रहे हैं, तो मुकेश भैया किस में आ गए, पंचमी विभक्ति में। मुकेश भैया को पंचमी विभक्ति में डाल दिया, तो गणेशः मुकेशात क्या है, अधिक प्रिय है, तो प्रिय तरह, तरफ प्रत्यय के साथ अधिक अलग दिखा रहे हैं ना, कुछ विभिन्नता वैशिष्ट्य, तो क्या होगा, तरफ के साथ प्रिय तरह बनेगा, प्रिय शब्द के साथ जब तरफ जोड़ेंगे तो प्रिय तरह बनेगा, और वहीं ईयसुन जोड़ेंगे तो प्रेयान बन जाएगा। कैसे बनेगा वो प्रक्रिया हम बता चुके हैं।
तो प्रियतरः अथवा प्रियान अस्ति। कौन? गणेशः। कः? गणेशः। मुकेशात्, कस्मात्? मुकेशात् प्रियतरः प्रियान अस्ति। दोनों लग जाएंगे, प्रियतरः या प्रियान, कुछ भी लगाओ। दूसरा जो हमारा उदाहरण है वो है दोनों पुत्रियों में से कविता अधिक तेज है। अब यहाँ दो पुत्रियां हैं जिनमें से एक है कविता जिसका वैशिष्ट्य दिखाए, जिसकी विशिष्टता बता रहे हैं, उसको अलग बता रहे हैं कि उसमें कुछ खासियत है। तो दोनों पुत्रियों में से उभयोः सुतयोः, सुता कहते हैं, ठीक है, पुत्री के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उभयोः सुतयोः अर्थात दोनों पुत्रियों में से कौन? कविता का कविता क्या है? अधिक तेज है। ठीक है, तो पटुतरा अथवा पटीयसी अस्ति। ठीक है, पटुतरा अथवा पटीयसी अस्ति। अब इतना तो आप समझ गए होंगे कौन सा तरफ का है और कौन सा ये सुन का है। समझ गए होंगे यार, इतना बताने के बाद तो समझ आ ही जाता है। तो उभयोः सुतयोः कविता पटुतरा पटीयसी अस्ति। ठीक है, दोनों में से कोई भी लगा लो, पटुतरा या पटीयसी में से। अब अगला जो हमारा उदाहरण है वो है राजेश मुकुंद से छोटा है। ध्यान रखिए, राजेश मुकुंद से छोटा है। ठीक है, चलो इसे भी छोटा बता देते हैं, कुछ विशिष्टता बताई। अभी बड़ा था, अभी छोटा आ गया। तो राजेश, कह राजेशः, किससे? कस्मात्? मुकुंद, मुकुंद से। तो क्या होगा? मुकुंदात। राजेशः मुकुंदात क्या है? छोटा है। तो लघुतरः अथवा लघीयान अस्ति। लघुतर या लघीयान है। ठीक है, ध्यान रखना, ये इसका बनेगा। ऐसे ही चौथा है राम और श्याम में से राम बड़े हैं। और प्राचीन भी है भैया, राम की कहानी पहले हुई थी, श्याम बाद में हुए थे, अंतर है ना। तो देखिए ध्यान से, राम और श्याम में से इसमें क्या होगा? कुछ अलग दिखाते हैं। जैसे राम श्याम योह, या हमने दोनों को एक पद बना दिया तो क्या होगा? राम श्याम योह, मतलब राम और श्याम में से। ठीक है, सप्तमी द्विवचन, सप्तमी विभक्ति का द्विवचन, राम श्याम योह, राम और श्याम में से। अब ये सोचोगे भाई षष्ठी का भी द्विवचन यही होता है, योह, वो क्यों नहीं लग रहा? तो भैया ध्यान रखिए, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कौन सी विभक्ति का क्या अर्थ होता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये पूरी प्रक्रिया याद रखिए, कल्याण हो जाएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये। तो सप्तमी का द्विवचन है यहाँ, कैसे वो आप देख लीजिएगा। अर्थ में लगा है ना, इसीलिए चलो बता देते हैं, में लगा है। तो राम श्याम योह, राम और श्याम में से रामः, कह रामः क्या है? बड़े हैं। सम्मान के साथ बोलो भाई, श्री राम हैं, बड़े हैं। तो गुरुतरः अथवा गरीयान अस्ति, बड़े हैं। गुरुतरः तरप प्रत्यय, गरीयान हमारा ईयसुन प्रत्यय अस्ति, वो तो पता ही है। तो ध्यान रखिएगा। अब हमारा अगला उदाहरण है, क्या है? लव कुश से छोटे हैं, छोटा है। हम सम्मान दे देंगे, लव कुश से छोटे हैं, राम जी के पुत्र हैं। तो लव अर्थात लवः क्या है? लवः किस से? कस्मात्? कुशात। लव और कुश दो भाई थे ना, कुश बड़े थे, लव छोटे थे। तो क्या है? लवः कुशात किम? लघुतरः छोटे हैं, तो लघुतरः अथवा लघीयान अस्ति, छोटा है, छोटे हैं, समान देके बोल रहे हैं, एक ही बात है। लवः कुशात, लव जो है वो कुश से, लघुतरः अथवा लघीयान अस्ति, छोटे हैं, कोई भी प्रयोग कर लो। ऐसे ही सीता एवं गीता में से सीता अधिक प्रिय है। मान लेते हैं भैया, जिनको होगी वो बात अलग है। सीता और गीता में से सीता अधिक प्रिय है, तो क्या होगा? सीता एवं गीता में से, वही बात हो गई जो हमने पढ़ी थी अभी, सीता गीतयोः, राम श्याम योः पढ़ा था ना। सीता गीतयोः सीता क्या? प्रियतरा अथवा प्रेयसी अस्ति। ठीक है, प्रिय है, अधिक प्रिय है, तो प्रियतरा अथवा प्रेयसी अस्ति। कौन? सीता। किनके बीच में? सीता और गीता में से सीता गीतयोः सीता प्रियतरा अथवा प्रेयसी अस्ति। ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हमने तरप और ईयसुन प्रत्ययों की पूरी प्रक्रिया देख ली, अर्थ समझ लिया, उदाहरण समझ लिए, हमने वाक्य प्रयोग भी देख लिया। तद्धित प्रत्यय के दो प्रकार थे जिनको हमने पूरी तरीके से देख लिया है। आपको कितना समझ आया हमें बताइए, ये जरा कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए। ठीक है, दो ही हैं, ज़्यादा नहीं है उदाहरण, तो आसानी होगी, हमें पता चले कितना सीख रहे हैं आप।
तो क्या है, वृद्ध और साधु दो शब्द दे दिए हमने। इनके साथ जब तरप और तम ईयसुन दोनों प्रत्यय जुड़ेंगे तो क्या क्या रूप बनेंगे वो आपको यहाँ लिखने हैं। यहाँ नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताने हैं, ठीक है। तो ये करेंगे ना आप, उम्मीद है कि करेंगे। तो ये आप हमें लिख के बताइए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि क्या हो, आगे ऐसी ही और जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं, एजुकेशनल वीडियोस, उनका क्या है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और क्या आपको कोई इंपॉर्टेंट वीडियो छूटे ना, ठीक है, किसी से भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।